गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन कंप्लीट होने के बाद 3 क्लासेस होंगी। वैसे इसकी इस वीक में जो टाइम टेबल बना, तीनों क्लास में यही चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो बाद में घर में भी पढ़ना है अपने आप, ताकि पूरा समझ में ठीक से आ जाए। इस चैप्टर में ऐसे कई हम विषय देखेंगे जिनमें 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाकर रखे। इसमें हम सिर्फ यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, हम भारत के बारे में नहीं पढ़ रहे या किसी और देश के। यूरोप में जितने देश आते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि यूरोप में कौन से देश आते हैं। उसमें एक मेन देश है फ्रांस, जिसके बारे में हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर एक केंद्रीय शक्ति थी। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। इस चैप्टर में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, जैसे हम फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम एक रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर, पूरी पृथ्वी पर फ्रांस के एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। मालूम है ना, 3 स्टेट थी फ्रांस में, कैसे राज्य खत्म हुआ और वहाँ पर कैसे गणतंत्र आया था। प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। संविधान बनाया गया था, तो उसके अंतर्गत समान अधिकार दिए गए थे। हमको मालूम होना चाहिए पहले और द्वितीय जो स्टेट के लोग थे उनको फ़र्क अधिकार थे और तृतीय स्टेट के अधिकार फ़र्क थे। लेकिन यहाँ पर जब क्रांति के बाद ये गणतंत्र आया, संविधान बना, तो वहाँ पर सबको समान अधिकार दिए गए। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली थी। पहले कोई और राष्ट्र ध्वज था जब लुई 16 था, लेकिन जब गणतंत्र स्थापित हुआ तो एक नया झंडा वहाँ पर आ गया था। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले, जो अपनी ज़मीन में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया था, अंदर ही अंदर। नहीं तो पहले क्या था, आगे हम पढ़ेंगे कि अंदर ही अंदर भी टैक्स देना पड़ता था, वो शुल्क समाप्त कर दिया गया था। और भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। इसमें क्या हुआ कि छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करी। याद है, जैकोबिन क्लब बनाया गया था, तो उसकी स्थापना की। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर गणतंत्र आया था। हमें याद होगा, लुई 16 को हटा के तीसरे स्टेट ने गणतंत्र लाए थे वहाँ पर, और उस जैकोबिन क्लब के द्वारा। लेकिन उसके बाद फिर नेपोलियन का राज्य आ गया, तो उसने गणतंत्र को वापस ख़त्म करके राजतंत्र ले आया था। और नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की आचार संहिता भी कहा जाता है, कि उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। तीसरे स्टेट ने तो ये लाया था ना कि जन्म के आधार पर सबको अधिकार दिए जाएंगे, सबको समान अधिकार, लेकिन नेपोलियन ने वो विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित, लेकिन इसने एक बात की नेपोलियन ने कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। विशेष अधिकार जो पहले स्टेट को और द्वितीय स्टेट को दिए जा रहे थे, उन विशेष अधिकारों को नेपोलियन ने ख़त्म करके सबके लिए कानून के सामने बराबरी के अधिकार दिए और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया। पहले ज़मींदारी व्यवस्था थी,
तो उसको ख़त्म किया और किसानों को भूदासत्व यानी जो दास थे किसान उनको और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, तो ज़मींदारों से उन्हें मुक्त कराया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। शहरों में, गांव में तो उसने क्या किसानों को आज़ाद किया ज़मींदारों से, और शहरों में उसने क्या करा, श्रेणी संघों के नियंत्रणों को, कारीगरों के ऊपर जो थे नियंत्रण रखते थे, अपना दास बना के रखते थे, उनको भी हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। गणतंत्र तो आ गया, नेपोलियन भी आ गया, दोबारा से राजतंत्र ले आए, लेकिन काफ़ी हद तक उसने गणतंत्र की ही बातों को अपनाया, लेकिन इसमें लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं, तो बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। अब क्या हुआ कि ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाता, क्योंकि फ्रांस का शुरू से एक ही रहा था कि अपने आसपास के सारे देशों पे कब्जा कर ले, तो लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता, तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ थीं। कुछ इसको नेपोलियन के राज्य को अच्छा मान रहे थे, कुछ अच्छा नहीं मान रहे थे। दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, यूरोप में अब राष्ट्रवाद का निर्माण। अभी हमने फ्रांस का देखा, जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं उसी को एक रिवाइज किया हमने थोड़ा सा। अब है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो वहाँ पर राष्ट्र राज्य वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आज जिन्हें हम देखते हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है। तब वो ऐसे नहीं थे, तब वो कैसे जाने जाते थे, राजशाही, डच कैंटनों के रूप में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, राजतंत्र थे यहाँ पर, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे और वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यानी अगर एक गांव के लोग, तो वो अपने में सीमित थे, वो दूसरों से मिलना जुलना नहीं जानते थे और अपनी संस्कृति को अलग मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, क्योंकि राजतंत्र था तो अब राष्ट्रवाद कैसे आया। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग, इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती किया करते थे। पूर्व में फर्क सिस्टम था, पश्चिम में फर्क सिस्टम था। फ्रांस में, यूरोप में, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। तरक्की तो हो रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी में आ चुका था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी में आया। औद्योगिकरण, उद्योगों का विस्तार जो हुआ, विकास जो हुआ, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब हम देखेंगे उदारवाद। इसमें उदारवाद एक वर्ड आ रहा है, उदारवाद हम देखेंगे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से काफ़ी करीब थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, उदारवाद एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है लिबरलिज्म। ये जो है, ये लिबरलिज्म जो है, ये शब्द जो है लातिनी भाषा के मूल लिबर पर बना है। ये जो शब्द है लातिनी भाषा, लैटिन,
लैटिन भाषा, ये भाषा से बना है और वो शब्द है लिबर, इस शब्द से बना है। ये लिबरलिज्म यानी उदारवाद जो है वो लातिनी भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है आज़ादी, जिसका मतलब होता है आज़ादी, ठीक है, इससे बना है। आज़ादी यानी कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, एक तरीके से लोकतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, यानी वो चाहते थे विशेष अधिकार खत्म हो जाए, कानून के नज़र में सब बराबर हो। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया, लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष जो बराबर थे उनको मत का भी अधिकार दिया जाए। ये नहीं किया उदारवादियों ने, उन्होंने कहा कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। याद करो कि जब हमने फ्रांस की क्रांति पाठ पढ़ा था तो उसमें पहले और द्वितीय वर्ग को एक तो वोट का अधिकार था, और ऐसे पुरुषों को जो संपत्ति रखते थे, जो अमीर थे, सिर्फ उन्हें वोट देने का अधिकार था। गरीब पुरुषों को और महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया था। लेकिन तब वहाँ पर एक जैकोबिन क्लब आया था। थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया भी गया था, मगर नेपोलियन जब वापस आया तो उसने सीमित अधिकार वापस किए और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए, यानी कि महिलाएं अवयस्क हैं, अडल्ट नहीं हैं, अब उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन रखा। तो इसलिए कहा कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए काफ़ी विरोध भी करा और आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में। उदारवाद जो थे राज्यों में एक तरीके से कर लगाए, जैसे हम दिल्ली से अगर हरियाणा जाएं, दिल्ली से या यूपी जाए या दिल्ली से कोई और स्टेट में जाते तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है ना। इसी तरीके के टैक्स यहाँ पर हर सीमा शुल्क उसको बोलते थे कि अगर हम बिजनेस के सिलसिले में भी जा रहे हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता था। तो उस उदारवादी चाहते थे कि ये जो टैक्स है, जो सीमा शुल्क है, ये ख़त्म कर दिया जाए। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। 39 स्टेट्स थी, जैसे अपनी भारत में 29 स्टेट्स है ना, ऐसी इन्होंने कब्जा कर करके आसपास के देशों पे 39 महासंघ बना लिए थे। 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा, सबकी अपनी अपनी मुद्रा थी। अब हम भी अगर अपने आसपास के देशों को देखें तो सबकी करेंसी अलग है, प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली सबकी अलग अलग थी। यानी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता था तो सबका नापने का तरीका और मुद्रा, करेंसी सबकी अलग अलग थी, और हर जगह टैक्स देना पड़ता था। उसकी वजह से क्या होता था, जो व्यापारी थे उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि ये टैक्स जो है ख़त्म हो जाए। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष पे तर्क दे रहा था जब वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रही, तो कोई टेंशन ना हो, बाधा ना हो। 1834 से प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेराइन स्थापित किया गया, एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम ज़ोलवेराइन था। यानी टैक्स से संबंधित एक संघ बनाया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी टैक्सेस को हटा दिया, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 थी। अब सिर्फ 2 ही बार टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले 30 बार देना पड़ता था। इसके अलावा रेलवे की लाइन बिछा दी गई, जाल बिछ गया। इससे क्या हुआ, गतिशीलता बढ़ी और विकास बढ़ा और एकीकरण हो गया, देशों में आपस में राज्यों में एकीकरण हो गया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था।